Japur. Ini tuh. अरे कहाँ नहीं कहाँ फूल टूट जाएंगे करके। Japur. Ini tuh. अरे कहाँ नहीं कहाँ फूल टूट जाएंगे करके। क्योंकि लगातार गलवान के बाद बात तो हो रही है लेकिन कुछ निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन के रिक्वेस्ट पर ये कमांडर स्तर की बैठक हो रही है, तो क्या माने अब? एक लिहाज से अगर अभी मामला जैसे तैसे करके सुलट भी जाता है, मुद्दा वहां का वही रहेगा। चीन पीछे हट भी जाता है तो चीन ने जो हरकत की है वो पिछले कई दशकों से करते आ रहा है, और अब क्योंकि भारत और चीन के बीच में एक बहुत बड़ा शगाफ आ गया है, और अब भारत की जो पहले नीति होती थी कि धूल मूल सी एक नीति रही है कई वर्षों तक, कई दशकों तक, वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, चाहे मजबूरी में हो या जैसे मर्जी हो। लेकिन अब आप जंग के करीब दोनों देश बहुत ज्यादा आ गए हैं, और अगर अभी आप मामला सुलटा लेते हैं तो अगले 2 3 4 साल में दोबारा से होगा, क्योंकि अब भारत को यह आशंका है कि चीन की तरफ से कुछ ना कुछ दुस्साहस होगा, तो भारत अपनी जो तैयारियां हैं वो और जोर शोर से उसको पैदा करेगा। चीन को यह होगा कि अगर भारत अपनी जो कैपेसिटीज है वो इसको इतना बढ़ा रहा है तो उससे पहले कि भारत उनको बिल्कुल रोक ले, उससे पहले ही उनको जो भी करना है वो कर ले। तो मेरे ख्याल हालात कुछ मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे आगे बढ़ते हुए। तो बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों देश इस वक्त युद्ध के मुहाने में खड़ा है, और जिस तरह की तैयारियां हैं तो इसमें इस बात का जरूर अंदेशा बताया जा रहा है। लेकिन डीपी उपाध्याय सर, सवाल आपसे है कि जिस तरह से सरकार ने स्टेप्स लिए हैं और सीमा पर अब कहा है कि अगर अब दुस्साहस दिखाए चीन तो अब तो फायरिंग कर सकते हैं, अब आप कोई दिक्कत नहीं, अब करिए, और इसके साथ ही एक इमरजेंसी फंड जारी की गई है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इस वक्त अगर इस तरह के सरकार स्टेप लेती है तो सैनिकों का जो मनोबल है उसको उठाने का प्रयास हुआ, इस सैनिकों का मनोबल उठेगा? देखो, सैनिक का पर्सनल हथियार होता है, उस पर्सनल वेपन को अगर सैनिक को यूज करने की इजाजत नहीं होती किसी एरिया में तो सर्टनली सैनिक का मनोबल गिरता है। अब जैसे सैनिकों को पूरी छूट दी गई है कि सीइंग एज पर द सिचुएशन यू रिएक्ट एंड रिएक्ट विद योर वेपन्स, तो इससे सर्टनली सैनिकों का मनोबल बढ़ता है। सेकंड थिंग, आपने बूट ऑन ग्राउंड की बात की। मैं कहता हूं एक देश में बहुत बेहतरीन बात हुई है, स्टेट गवर्नमेंट्स जो लोग शहीद हुए हैं, जैसे तेलंगाना तो 5 करोड़ रुपए दिए हैं, एक प्लॉट दिया है और साथ में क्लास 1 जॉब भी दी है शहीद कर्नल बाबू की वाइफ को। ये भी सैनिकों का मनोबल बढ़ाता है। उन्होंने अपना सब कुछ, सबसे बड़ा त्याग जो होता है देश के लिए वो किया है। हम अपनी तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से, देश की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे 76 सैनिक जख्मी भी हुए और हमारे 10 सैनिकों की किडनैपिंग भी हुई, उनको बंदी बनाया गया, फिर उनको बाद में ये किया गया। मैं समझता हूं कि हम लोगों को, सैनिकों को सारा प्रोत्साहन देना चाहिए,
सारा युद्ध के लिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, वो जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं आपके यहाँ वो ज्यादा बताएंगे कि जो हथियार नहीं इस्तेमाल करने की बात है वो पीस टाइम की बात है। जो हम लोगों को जो क्षण के बातें आई हैं वो ज्यादा ये लोग ज्यादा अच्छा बता सकेंगे। लेकिन किसी के पास जी। हथियार नहीं था। हमारे सैनिक जो वहां से बच के आए हैं उन्होंने कहा है कि हम निहत्थे थे, हम 200-300 लोग थे, वो 2500 से 3000 लोग थे। उन्होंने हमला किया और हम निहत्थे थे और हम पर आक्रमण किया। अगर हम निहत्थे नहीं होते, हथियार होता, तो जैसे फिजिकल असॉल्ट किया चाइना के लोगों ने, तो हमारे सैनिक भी उनको रिबर्ट कर सकते थे, उनको ये करते। मैंने देखा है वीडियो, कुछ हमारे सैनिक फिजिकल रूप से ज्यादा हट्टे कट्टे हैं चाइनीज के मुकाबले में, और फिजिकल टसल में मेरे ख्याल में भारतीयों का पलड़ा ज्यादा ऊपर है। लेकिन चूंकि वो आउट नंबर्ड हो गए मेरे ख्याल में, और चूंकि वो पहले से तैयार थे और हमारे सैनिक तैयार नहीं थे। कि जो भी झड़प हुई भारत और चीनी सैनिकों के बीच में, चीनी सैनिकों ने भी कोई हथियार नहीं इस्तेमाल किए जब उनके लोग भी मारे जा रहे थे, और जब वो मारकाट जारी थी तो उनके भी लोगों ने कोई हथियार नहीं, कोई वेपन्स नहीं इस्तेमाल किए। वो वही डंडे लाठी और वो जो लेके आए हुए थे वही सारा सामान उन्होंने भी इस्तेमाल किया। तो मेरे ख्याल दोनों साइड्स ने एटलीस्ट एक लिहाज से जो लेटर ऑफ द एग्रीमेंट था उस पर तो अमल किया, लेकिन उसकी स्पिरिट पर नहीं किया, और अब वो लेटर भी मेरे ख्याल बेमानी हो चुका है। तो एक तो ये पहलू है इसका। दूसरी चीज ये है कि देखिए, अभी जनरल साहब भी कुछ बात कर रहे थे कि चीन से सामान आएगा, और देखिए, एक तो पहले मुझे ये कोई समझाए कि, और यही वाली सरकार नहीं, पिछले 20-25 साल और जितना डैमेज वो सेंट एंथनी ने बचाया है, मेरे ख्याल कृष्णा मेनन के बाद सबसे ज्यादा जो खराब रक्षा मंत्री रहा है इस देश का वो AK एंटनी था। कुछ रत्ती भर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। लेकिन पिछले 20 सालों से अगर आप देखें तो लगातार जो भारत की जो आर्म फोर्सेस हैं उनको जो बजट की अलॉटमेंट होती है वो लगातार गिरते आई है। 1984 के बाद जब वो 3-3.5% पे थी, उससे लगातार, और इस साल के बजट में जो आप एलोकेशन है आर्म फोर्सेस को, वो 1962 से भी कम की एलोकेशन आपने की है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। तो हमने एक तरीके से तो हमने ये हालत की। दूसरा, हम जब जंग आपके सर के ऊपर मंडरा रही होती है तब आप अपने सैनिकों को कहते हैं अच्छा यार ये लो 500 करोड़ जो भी सामान खरीदना खरीद लो। जंग की तैयारी जंग से पहले होती है, जंग के दौरान नहीं होती। लेकिन अब ये राजनेता जो हैं इनको ये कौन बात समझाए, क्योंकि वो तवज्जो नहीं है, और इस सरकार की नहीं हर सरकार की यही प्रॉब्लम है। और तीसरी चीज एक और बोलूंगा, बातें तो हम बड़ी कर रहे हैं कि वो रूसी आएंगे। मैंने जैसे आपसे कहा कि 1962 वाला जो सारा का सारा माहौल है इतना ज्यादा नजर आ रहा है, उस 1962 में भी यही हुआ था। ऑल्दो रूस और चीन की इक्वेशन फर्क थी, रूस ज्यादा हावी था, चीन कम था, उसके बावजूद रूस ने हमारी मदद नहीं की थी उस समय। रूस ने हमारे को इनफैक्ट ठेंगा दिखा दिया था उस जमाने में। हमारी मदद करने अमेरिका आया था उस समय। रूस ने तो अपने कम्युनिस्टों के साथ वो किया था। आज की डेट में भी अगर आप सामरिक जो अलाइनमेंट्स हैं उनको देखें तो रूस की जितनी नजदीकियां चीन के साथ हैं या रूस की जितनी निर्भरता चीन के ऊपर है, बेशक वो अपने हथियार बेचने के लिए हो या तमाम और चीजों के लिए हो, उनकी वो भारत के ऊपर उनकी इतनी निर्भरता नहीं है। तो हम ये जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे को जल्दी से जल्दी रूस से सामान आ जाएगा, मुझे थोड़ी सी आशंका है कि वो होगा।